Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you history chapter first class 10th. Our next topic, the age of revolutions 1830 to 1848. मैं पिछला रिवाइज नहीं करूँगी, पिछला रिवाइज करने में काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, आपको बच्चों ये आपका इसमें है क्रांतियों का युग, मतलब ये क्रांति का ही युग था। कब से कब तक? 1830 से 1848 तक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ा जाने लगा। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे रूढ़िवादी अपने आप को दिखा रहे थे वैसी वैसी इनकी क्रांति और बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्ग विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गों के लोग शामिल थे। बच्चों देखिए, जिस तरह से फ्रांस की क्रांति में कौन आया, आपका तीसरे स्टेट में कुछ फिलोसफर्स पढ़े लिखे लोग आए ना, ऐसे यहाँ भी उसी फ्रांस की क्रांति से ही इंस्पायर होकर यहाँ पे भी ये लोग शिक्षित वर्ग, मध्यवर्गीय लोग ही क्रांति के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए। बच्चों फिर ये द फर्स्ट अपहीवल्स टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1830। मतलब प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ? जुलाई 1830 में हुआ था। मतलब और इसको देखते जाइएगा इंग्लिश ना। बुरबा राजा जी ने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। ये देखिए, लुई फिलिप था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वहाँ पे जब वो जो उनकी जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो क्या कौन था? लुई फिलिप था। फिर आपका है मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए आपका ये भी आ सकता है, ये व्हेन फ्रांस स्नीज एंड मैटरनिच वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप चेस्ट कोल्ड। ये आपका ये देखिए ये लाइन, ठीक है, ये लाइन दे के पूछ सकता है कि किसने कहा था, ये टिप्पणी किसने की थी। ठीक है, तो कौन, ये टिप्पणी किसने की थी? आपका मैटरनिक ने की थी। कौन किया था? मैटरनिक। आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिक। ये रहा मैटरनिक। ठीक, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। कहाँ कब हुआ? जुलाई क्रांति, ब्रसेल्स में भी विद्रोह हो गया। ठीक है, और जिससे कि कौन अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिज्म फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस। मतलब ये जो है आपका एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कौन सी संधि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुनतुनिया, ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया।
ट्रीटी ऑफ ये, ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपका है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए बच्चों क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार में ही नहीं हुआ, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से राष्ट्रीयवादी भावनाएं इनके अंदर जागृत की गई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, संस्कृति आंदोलन हुआ था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों, कवियों ने तर्क वितर्क करके क्या किया, भीतर करके और विज्ञान और महिमा मंडन की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि यह एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत के राष्ट्र का आधार बनाया जाए, ठीक है। इसमें देखिए आपका ये फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, ये थोड़ा देखने में फ़िलहाल आपका क्या है, ये कौन है, यूजीन देला क्रोआ, द मैस्कर एट कियास 1824, फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र कितना था इसका, मतलब 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर। यह घटना को चित्रित करता है। कियास द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। क्यों, कौन मार डाला था, तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। देला क्रोआ ने इन्हें घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटख रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की, ठीक है, कि मतलब किस तरह से यहाँ पे वो इनको मारा गया था, किस तरह ये अस्त व्यस्त पड़े हैं, ये सब इन्होंने किया। आपका ये देखिए फिर है इधर, नेक्स्ट नीचे से पढ़िए। इसमें जो है जर्मन दार्शनिक, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। देखिए बच्चों, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। आप ही सोचिए, जब 15 अगस्त पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं, जैसे लगता है कि अब कोई भी अंग्रेज आए तो मार के गिरा ही देंगे। क्यों, इस टाइम ऐसा माहौल बना जाता है, उन जो गीत गाने बजते हैं, एक हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है ना। तो इस तरह से जो है उनको भी क्या किया जाए, इनके मन में भी क्रांति के लिए इस तरह से क्या कहानियों, लोकगीतों का एक तरीका लिया गया। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि क्या था, आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जब हम आप ही स्कूल में कोई आके टोटली इंग्लिश बोले और आपकी समझ में कुछ ना आए, तो फिर क्या वो आपको इम्प्रेस कर पाएगा। लेकिन वो वही बात अगर आपको आपकी लैंग्वेज में बताता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूभाग क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरेल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। इतना ही नहीं बच्चे, लैंग्वेज टू द प्लेट जो भाषा थी वो भी क्या भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया, क्योंकि उनकी भाषा क्या थी, पोलिश थी। उसको हटा के रूसी 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और धार्मिक
संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिस का इस्तेमाल हुआ। मतलब रूसी का नहीं हुआ, पोलिस की ही निर्माण हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार किया था। और किसका प्रचार कर रहे थे? पोलिस, अपनी लैंग्वेज का। पोलिस भाषा रूसी के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। इधर देखिए, आप आइए, ये क्या है? कुछ आपके ये हैं ग्रिम्स बंधुओं की कहानी है, लोक कथाएँ और राष्ट्र निर्माण है। इसको फटाफट सुनिए। देखिए, जो ग्रिम्स ये फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। ये जैकब ग्रिम्स और विल्हेम ग्रिम्स बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे कुछ 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो लोक कथा थी, उनकी जानकारी में आती उसे लिख लेते थे। और ये कहानियाँ बच्चों और बड़े के समान रूप में पसंद की जाती थी। लिखते थे और उसको सुनाते थे। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया और बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। फ्रांस की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 23 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम्स बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएँ इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएँ इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने में व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। मतलब वो वहाँ के लोगों की बातों को अगर प्रकाशित किया गया और उनकी भावनाओं को उससे जोड़ा गया तो क्या हुआ? लोग उससे जुड़े, उस संस्था से जुड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो क्या है? हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसको चैप्टर्स को 2 बार पढ़िएगा। जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा और चेक कराइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।